अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि 25 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, वो इस्लामाबाद में पड़ाव डालेंगे। यकनुकाती एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस लॉन्ग मार्च को लेकर यह है कि जल्द इंतखाबात करा लिए जाएँ। दूसरी जानिब हुकूमत का जिक्र करें तो हुकूमत चौमुखी मसाइल का सामना है। मुआशी इशारियों की बात की जाए, बड़े मुआशी इशारिये इस वक्त किसी सूरत भी मईशत को सपोर्ट नहीं कर रहे, हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शरह सूद में आज इजाफ़ा कर दिया गया। अब शरह सूद 13.75% है, जो कि इंतहाई बुलंद है। इसके साथ साथ डॉलर भी 201 पे ट्रेड हुआ। ये मुआशी मसाइल, ऐसे में जब PTI भी निकल रही है, इस बेयकीनी में इनका हल कैसे होगा, कैसे पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा, मुफस्सल आज बात करेंगे इरशाद साहब। लेकिन सवाल ये है कि कल जब खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कुरैशी साहब को एक टेलीफोन कॉल आई और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ असना में बात करता हूं, और फिर खान साहब ने कहा कि ये आपको ट्रैप करेंगे। कुरैशी साहब ने कह दिया कि वो नहीं बताना चाहते कि वो किसकी कॉल थी। लेकिन आप समझते हैं इरशाद साहब कि इतने ज़ीरक और इतने सीनियर सियासतदान हैं कुरैशी साहब, इस उम्र में वो ट्रैप हो सकते हैं? नहीं, मेरा ख़्याल है ये कुरैशी साहब से पूछ लेते हैं, लेकिन कुरैशी साहब ने कहा कि आपको ट्रैप करेंगे। लेकिन कुरैशी साहब से मैं ये तो सवाल तो नहीं करूँगा कि ये किसका फ़ोन था, लेकिन वो खान साहब को या आपको कैसे ट्रैप करेंगे। और दूसरा ये है कि ये एक धमकी है, दोस्ताना को मशवरा है या कुछ और है, इस बारे में तो हमें बता दीजिए। अर्जी है कि मैं मुख्तलिफ़ दोस्त मुख्तलिफ़ राब्ते करते रहते हैं, उनके तज्ज़िये होते हैं, उनकी असेसमेंट होती है। कई दफ़ा उनकी असेसमेंट दुरुस्त साबित होती है, कई दफ़ा उनकी असेसमेंट गलत साबित होती है। तो दोस्तों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है, लेकिन फ़ैसला ख़ुद किया जाता है। खान साहब ने सबकी बात सुनी। खान साहब मशावरत करते हैं। कोर कमेटी का इजलास था, कोर कमेटी के इजलास में उन्होंने सबसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि क्या करना चाहिए, मुल्क के मफाद में क्या है, बेहतर रास्ता क्या है। और उसके बाद तवील मशावरत के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि 25 तारीख को हमने लोगों को दावत देनी है कि वो इस्लामाबाद आएँ और आकर इस हुकूमत से, जो कि एक मुसल्लत हुकूमत है जिसके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, जो एक मफादात के चंद मफादात के हसूल के लिए एक अरेंजमेंट किया गया है, इससे कौम को छुटकारा दिलवाएं। इसलिए कि ये बिल्कुल फ़ैसले करने की क़ुव्वत नहीं रखते। ये मुख्तलिफ़ ख़याल लोग हैं और इनका आपस में कोई ना मंशूर मिलता है, ना सोच मिलती है, ना मफादात मिलते हैं। सिर्फ़ उन्होंने PTI और इमरान खान के, जिसे कहते हैं ना, उसके ख़िलाफ़ यकजा हुए हैं। आपस में कोई उनकी कॉमनैलिटी नहीं है। ये एक नेगेटिव अलायंस हम इसको कह सकते हैं। इस पर कोई पॉजिटिविटी लोगों ने नहीं देखी अभी तक। जितने उन्होंने इक़दामात लिए हैं, कोई ठोस और कामयाब कदम दिखाई नहीं दे रहा, कन्फ्यूजन का शिकार है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये दरूने पर्दा जो राब्ते होते हैं, मशवरे होते हैं, वो अब भी जारी हैं या कल के ऐलान के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया? एक बात। दूसरा ये है कि आम तासुर ये है कि कोई भी तहरीक, एहतजाजी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब इस्टेब्लिशमेंट का कोई हिस्सा साथ ना दे रहा हो या तामुन ना कर रहा हो। तो क्या ऐसी आपको हिमायत कहीं से हासिल है, कहीं से ताउन हासिल होने की उम्मीद है? अर्जी है कि तारीख़ इस बात की गवाह है, जब लोग डिटर्मिन फ़ैसला कर ले, जब अवामुन नास फ़ैसला कर लेती है, तो उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। तारीख़ है, इनकलाब की तारीख़ उठा के देख लें कि जब लोग एक फ़ैसला कर ले कि हमने आगे बढ़ना है और उनके मफाद में ये इक़दामात उठाने चाहिए, तो फिर चाहे कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई जमात हो, कोई माफिया हो, कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो, वो उनके सामने ठहर नहीं सकता। तारीख़ तो यही बताती है। तो आपका मुकम्मल इन्हिसार अवाम पर है, अपने वर्करों के, कारकुनों के जोश व जज्बे पर है, अवाम की तायद व हिमायत पर है, और किसी किस्म का आप
ना ताउन चाहते हैं, ना आपको हिमायत दरकार है? देखिए, आवाम के बलबूते पर हम मुंतखब हुए थे, आवाम से ही हमने रब्ता किया। जब हम समझते हैं कि इशारों से, किनारों से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मैनेज किया गया और ख़ान साहब को, हुकूमत को इक़्तिदार से अलहदा किया गया, एक अरेंजमेंट के तहत, एक साजिश के तहत, एक मदाखलत के तहत किया गया। हम समझते हैं कि हमने क्या फ़ैसला किया, हमने आवाम के पास जाने का फ़ैसला किया। मुख्तलिफ़ शहरों में गए, मुख्तलिफ़ अज़ला में गए, मुख्तलिफ़ सूबों में गए और लोगों ने हमारी बात सुनी। तो मैं समझता हूँ सियासत में अल्टीमेट फ़ैसला आवाम ही करती है। जी 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 जी। अच्छा शाह साहब, हमने ये देखा कि माजी में जब कभी भी आप हुकूमत में थे और अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात हुई तो इमरान खान साहब खुद गुरेज़ा रहे और उनका मौक़िफ़ ये था कि ये लोग करप्ट हैं, मैं इनसे बातचीत नहीं करूँगा, मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अब अगर हुकूमत इस लॉन्ग मार्च से कबल या इस दौरानिया में आपसे मुज़ाकरात की पेशकश करती है तो क्या आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं, उनकी अपनी बात उनके सामने रखने को तैयार हैं? हम मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए गुफ्तो शुनीद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है, और शर्त ये है कि हुकूमत वक्त हमें इलेक्शन की डेट दे दे, क्योंकि अल्टीमेटली हल इस मुश्किल से निकलने का नए इंतखाबात है। असेंबलियों की डिसोल्यूशन और नई इलेक्शन की डेट जो आइनी 90 दिन का तकाजा है, उसके अंदर वो डेट दे दे तो फिर एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अगर उनकी हमारा इनपुट उन्हें चाहिए तो हम अपना इनपुट देने के लिए तैयार हैं और हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑन ए वन पॉइंट एजेंडा, और वो है फ्रेश इलेक्शंस। शाह साहब, हुकूमत ये कहती है कि जब हम डेट दे देंगे तो हम तो पाबंद हो जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को फिर पाबंद करना मुश्किल हो जाएगा, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ जाएगी और हमारी वीक हो जाएगी। तो आप सिर्फ डेट मांग रहे हैं या असम्बलियों की तहलील और रेजोल्यूशन मांग रहे हैं? देखिए, असेंबली तहलील होगी तो नए इंतखाबात की डेट देंगे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, ये एक एक्सक्लूसिव फैसला तो नहीं है। असेंबली को डिसॉल्व करेंगे, वज़ीर आज़म के पास आइनी अख्तियार है असेंबली को डिसॉल्व करने का, और असेंबली को डिसॉल्व किस मकसद के लिए करेंगे? फ्रेश इलेक्शंस के लिए करेंगे, और यही हम मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मुनासिब आइनी जमहूरी रास्ता आगे बढ़ने का वाहिद यही है। जी जी, ठीक है शाह साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे और कुछ आपसे बात करेंगे। जो मुआशी चैलेंजेस हैं उसकी एक बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम बताया जा रहा है, और इस सियासी अदम इस्तेहकाम में एक बड़ी वजह जो आपकी जमात की मूवमेंट है उसको भी कहा जा रहा है। इसका हल क्या है, ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, अगर आज के आदादो शुमार देखें, डॉलर 201 रुपये पे ट्रेड हुआ है, शरह सूद 13.75% कर दी गई है, मईशत मजीद सुस्तरवी का शिकार हो रही है, रिजर्व्स गिर रहे हैं। बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए इन्वेस्टर्स और वेंडर्स मौजूदा हुकूमत पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी पाकिस्तान पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने अभी अवाम की बात की, जो मईशत सुस्त होगी, अवाम की हालत मज़ीद पतली होगी। आप नहीं समझते कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसमें एक बड़ी वजह ये आपकी सारी एहतजाज भी है, ये लॉन्ग मार्च भी हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन भी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा तो ख्याल था कि बड़े तजर्बाकार लोग अब उन्होंने हुकूमत संभाल ली है और वो अपने तजर्बे को बरूए कार लाते हुए मुल्क के माशी मसाइल सुधारेंगे, लेकिन आपने क्या देखा, सुधरने के बजाय वो मज़ीद उलझ गए हैं। फॉरेस्ट रिजर्व्स गिर गए हैं, रुपी डिप्रिशिएट कर गया है, डॉलर महंगा हो गया है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही और एक बेयकीनी कैफियत सूरत हाल ने जन्म ले लिया है। इन हालात में
ऑब्वियसली मुल्क की मईशत पर मज़ीद दबाव पड़ेगा। और उसका हल क्या है? उसका वाहिद हल हम समझते हैं वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे निजात कैसे मिलेगी? उससे निजात मिल सकती है नए इंतखाबात के ज़रिए। मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाए, आवाम का मैंडेट हासिल किया जाए, और हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें ऐसा मौसर मैंडेट दें ताकि हम ठोस फैसले कर सके और मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर सके। जब हम हुकूमत में आए थे 2018 में, हमें बहुत माली तौर पर माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक रिसोर्स गैप था तकरीबन 20 अरब डॉलर का। हमने बहुत कड़वे और मुश्किल फ़ैसले किए और कोविड सिचुएशन का भी मुकाबला किया। कोविड सिचुएशन ने दुनिया की इकॉनमीज़ को मुतासर किया बशमूल पाकिस्तान। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें दाएं बाएं हमारे पड़ोस के ममालिक में, तो पाकिस्तान ने कोविड कंडीशंस के बावजूद अपनी इकॉनमी को बहुत बेहतर मैनेज किया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इजाफा हुआ, डबल डिजिट हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हुआ, फॉरेक्स रिज़र्व में इजाफा हुआ, रुपी जो है उस पर दबाव रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम किया जाए। हमने बहुत सारा कम किया। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी कम किया। लेकिन बदकिस्मती से जो बहरान आया है, एक इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का और दूसरा तेल की कीमतें जो बेपनाह पड़ गई हैं, तो उसने हम पर एक प्रेशर यकीनन डाला। हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई, हमारी एक्सपोर्ट्स में हमने ग्रोथ हासिल की। इनके दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में एक जमूद था, स्टैटिक थी, लेकिन हमारे दौर में 29% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। तो हमारी जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेहतर थी इनके मुकाबले में। अब ये जिस सूरत हाल से दो चार है कि इकनॉमिक सिचुएशन इनसे संभल नहीं पा रही, फैसले जो मुश्किल हैं, कड़वे जैसे हमने किए थे वो ले नहीं पा रहे, और सियासी इस्तेहकाम ये बना नहीं पा रहे। शाह साहब, हुकूमत के लोगों से बात की जाए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के दूसरे लीडरान कराम हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें मुसल्लत किया गया है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका हमें लाया है। अगर अमेरिका हमें लाया होता तो कम से कम वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADPP से और दूसरे सोर्सेज से कोई माली मदद करता, कोई कर्ज़े दिलवाता कि हम इस जंजाल से निकलते, माशी बहरान से निकलते। तो वो कहते हैं कि यही सबूत है कि हम कोई इम्पोर्टेड नहीं है, बल्कि हम एक मजबूरी के तहत हमने इक़्तिदार हासिल किया है मुल्क को सुधारने के लिए, संभालने के लिए। क्या मजबूरी थी बताइए? अदब एतमाद लाने की क्या मजबूरी थी? खौफ था कि नैब के मुकदमात अपने मंतकी अंजाम को ना पहुँच जाए। खौफ था कि जो ओपन एंड शट केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम को ना पहुँच जाएँ। ये मजबूरी थी। और क्या मजबूरी थी? और इक़दामात आपने उठाने थे, तो आपको किसने रोक रखा है? आप उठाएं। आपको इक़्तिदार में आने की, अदब एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार संभालने की उजलत तो थी, लेकिन अब ज़िम्मेदारियाँ उठाएं, ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। अब नहीं निभा पा रहे और वो फ़ैसले मौखिर करते जा रहे हैं, जिसका मईशत पर मज़ीद बोझ पड़ रहा है। और लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जो काबीना है, 60% के करीब लोग ऐसे हैं जो ज़मानतों पर हैं। उसके साथ साथ कैबिनेट का जो कैप्टन है ऑफ द शिप वो एक नहीं है। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, काबीना के मेंबरान, वो आसिफ अली ज़रदारी से इशारा लेते हैं। जो JUI वाले हैं वो मौलाना फजल रहमान के फ़ैसलों का मुंतज़िर रहते हैं। जो नून वाले हैं वो तकसीम है, कुछ लंदन की तरफ देखते हैं, कुछ शबाज शरीफ की तरफ देखते हैं। तो एक कन्फ्यूजन है, अटर कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ लीडरशिप है, और इसका वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। लेकिन आज हम सुन रहे हैं कि यकीन दहानी करा दी गई है हुकूमत को कि जी हम आपकी पुष्टपनाही करेंगे, आप मुद्दत पूरी करें और सख्त फ़ैसले लें, और शायद आज कल में वो सख्त फ़ैसले लेने भी जा रहे हैं। तो फिर आपका लाएमल क्या होगा? अगर वो सख्त फ़ैसले ले लेते हैं, सूरत हाल तब्दील हो जाती है,
तो तब आपके इस लॉन्ग मार्च का और इस सारे धरने और सारी एहतजाजी तहरीक का क्या बनेगा? पहली बात यह है कि यकीन दहानी किसने दिलवाई है, कहाँ से मिली यकीन दहानी उनको, किसकी यकीन दहानी पर वो समझते हैं कि हालात बदल जाएंगे? पहले ये तो मुझे समझाइए, पता चले ना यकीन दहानी कहाँ से मिली है, तो फिर मैं कमेंट कर सकूं। जी, मुमकिन है उन्होंने आपस में ये तय किया हो और एक किसी उस पर पहुँच चुके हों कि भाई हमें मुकम्मल सपोर्ट होगी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, दूसरे इदारों की तरफ से, और हम मुद्दत पूरी कर सकते हैं। उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको फैसले करने से कब रोका है, कहाँ रोका है? उन्होंने कब कहा है? उन्होंने कहा जो आपका डोमेन है, अपने डोमेन में फैसले आप कीजिए, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप फैसले कीजिए। अब अगर फैसले ना कर पाए आप, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है? अच्छा शाह साहब, आपकी तैयारी है इस्लामाबाद पहुंचने की, और इस्लामाबाद को हर तरफ से सील किया जा रहा है, दाखिली रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जेहलम का पुल भी बंद किया जा रहा है। अगर इस तरह की, राना साहब कहते हैं कि आप आएँ तो सी आप देखते हैं कितने लोग ला सकते हैं, आपकी जवाबी हिकमत अमली क्या होगी अगर सड़कें बंद की जाती हैं, शहर को सील किया जाता है और पुलिस के ज़रिए आपके कारकुनों को गिरफ़्तार किया जाता है? इरशाद आरिफ साहब, पहली बात तो यह है कि इनको रास्ते बंद करने का, कंटेनर लेने का, पाबंदियाँ लगाने का, लोगों को गिरफ़्तार करने का कोई इखलाकी, सियासी, कानूनी, आइनी जवाज़ नहीं है इनके पास। अब अगर वो ऐसा करते हैं तो हम अदालत से रुजू करेंगे, और जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एसोसिएट, राइट टू असेंबल, राइट टू स्पीक, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, हम उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब वो रुकावटें डालते हैं, हम अदालत जा चुके हैं, अदालत के फैसले के मुंतज़िर हैं, और अगर ऐसी भोंडी हरकत करते हैं अपने पैनिक की वजह से, बौखलाहट और खौफ की वजह से, तो फिर इस्लामाबाद में तो लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस्लामाबाद से हटकर हर जगह एक तहरीर स्क्वायर बन जाएगा, हर जगह इस्लामाबाद का एक, जिसे कहते हैं ना, एक छोटा नमूना पैदा हो जाएगा, जिससे मज़ीद मईशत को नुकसान होगा और मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। जी जी जी। शाह साहब, आपके मुखालिफिन ये भी कहते हैं, आपने तहरीर स्क्वायर का जिक्र किया है, उनका ये भी कहना है कि अब इमरान खान जो हैं उनके जितने बयानिए थे वो पिट चुके हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं कि खुदा न खास्ता खून खराबा हो जिसका वो सियासी फ़ायदा ले सकें। पिट कौन चुका है ये तो वक्त बताएगा, कौन पिटा है, कौन लोगों की निगाह में कहाँ खड़ा है, वो तो इंतखाबात में जब लोग अपना वोट इस्तेमाल करने जाएंगे तो शीशा हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। अगर इमरान खान पिट चुके होते तो लाखों की तादाद में इस गर्मी की शिद्दत में लोग उनके मुंतज़िर होते, बाज़ारों में, शहरों में। अभी मैं पेशावर के सदर बाज़ार से आ रहा हूँ, एक एक दुकानदार ने उनके साथ सेल्फियाँ बनाई हैं, एक एक दुकानदार ने उनके हक़ पे नारे लगाए हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुज़ुर्ग, एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो गया, आनन फानन एक मजमा जमा हो गया। क्या ज़ाहिर कर रहा था? वो उनसे मुंसलिक कर रहे थे, वो देख रहे थे और समझ रहे थे कि ये एक ऐसी शख्सियत है, ये एक ऐसा शख्स है जो मुल्क को लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। और इनके बरक्स जो हजरात आए हैं, ये वो हजरात हैं जिन्होंने मुल्क को इस नौबत पर लेकर आए हैं, इस नहज पर पहुंचाया है, अपनी करप्शन से, प्लंडर से, लूट से और नाकिस हुक्मरानी से। और लोग जब उनके चेहरे देखते हैं तो जो हमसे कोई कमी पेशी रह भी गई थी, लोगों ने हमें माफ़ कर दिया। जब उन्होंने मुतबादिल देखा तहरीक इंसाफ का, जब उन्होंने मुतबादिल देखा इमरान खान का, तो हमारी कोताहियाँ अगर थी भी सही तो वो वक्ती तौर पर उन्होंने पीछे कर दी हैं, और हमारे साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा वो बढ़ चढ़ कर रहे हैं। ये तो शाह साहब नज़र आता है कि लोगों ने वाकई माफ़ कर दिया है, लेकिन बहरहाल गलतियाँ तो हुई हैं कुछ ना कुछ, और उसका खान साहब ने भी जब हमारी मुलाकात हुई थी आप मौजूद थे, एतराफ़ कर रहे थे।
लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो आप लाखों लोग इस्लामाबाद ला रहे हैं, इस्लामाबाद में कोई इंतज़ामात नज़र नहीं आते कि अगर 2-4 दिन आपको बैठना पड़े तो उनकी रिहाइश, लाखों लोगों के बंदोबस्त क्या होगा, वाशरूम्स उनको चाहिए होंगे, बहुत सारी और ज़रूरियात हैं, तो वहाँ इंतज़ामात तो कुछ भी नहीं है, जलसे के इंतज़ामात भी नहीं है, अभी 48 घंटे रह गए हैं। देखिए, हम पहले भी आए थे और हमने इंतज़ामात किए थे और हमने मैनेज किया था उनका रहना, उनका खाना, उनकी दीगर जो लवाजमात और ज़रूरियात हैं, हमने मैनेज की। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपका। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदद कहेंगे इरशाद साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब से आपने जो आखिरी सवाल किया था कि यहाँ इस्लामाबाद में इंतज़ामात तो कुछ नज़र नहीं आ रहे और पेशावर से आप निकलने को बेताब हैं। इस्लामाबाद में अगर इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं तो वो ये हैं कि रेड जोन को सील किया जा रहा है, इंतज़ामिया किसी हद तक यहाँ पे कुछ एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन ये PTI क्या इंतज़ामात को लेकर भी कोई सरप्राइज़ देगी या बिना इंतज़ामात के ही लोग इनके साथ आ जाएंगे? और ये आप समझते हैं कि जो तरीक़ाकार अभी अपनाया जा रहा है ये मुनज़्ज़म लॉन्ग मार्च कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, तहरीक इंसाफ के बारे में अब तो ये साबित हो गया है कि वो सिर्फ़ गैर रिवायती पार्टी नहीं है, बल्कि उसके कारकुन, उसके सपोर्टर, उसके वोटर, उसके जो हामी हैं, हिमायती हैं, वो सब के सब गैर रिवायती लोग हैं। आप उनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो कुछ 10 अप्रैल की शाम को हुआ पूरे मुल्क में, वो कोई हमारी रिवायत तो नहीं है। रमज़ान शरीफ में जिस तरह से इनके इज्तिमात होते रहे, वो भी कोई रिवायत नहीं है। ख़ान साहब का एक जलसा 2012 में हुआ था या 13 में, मेरे ख्याल इलेक्शन से पहले 13 की बात है, तो वो भी बिल्कुल शदीद बारिश हो रही थी और वो जलसा जारी था और लोग बैठे हुए थे। बाद में भी एक आध दफ़ा ऐसा हो चुका है। आज उकाड़ा में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का और हमजा शहबाज शरीफ साहब का जलसा था, वो जो बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। जब मैं स्टूडियो में आ रहा था तो इतला TV पर चल रही थी कि उसको मुलतवी कर दिया गया बारिश की वजह से। लेकिन अगर ये जलसा तहरीक इंसाफ का होता तो शायद मेरा ख्याल है कि मुलतवी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कर गुजरती। तो इसलिए मैंने सवाल कर दिया। ये तो इरशाद साहब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जोश जुनून तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाया जाता है और बहुत से इनके मामला अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल इरशाद साहब ले लें। मैं एक मिनट थोड़ी देर पहले मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो पाबंदियाँ लग रही हैं, ख़ासतौर पर जेलों के पुल पर कंटेनर पहुँच गए हैं, उसने कहा जी आप इसकी परवाह ही ना करें, आप सोचें ही नहीं कि ये कंटेनर और ये पाबंदियाँ, ये वो सारा। अब ये देखना है 25 तारीख को ये चीज़ भी सामने आ जाएगी कि क्या इन पाबंदियों का और जो रुकावटें हैं उनका तोड़ भी तहरीक इंसाफ ने कुछ सोचा है और क्या इंतज़ामात किए बगैर भी लाखों लोग इस्लामाबाद में आएंगे और वो बैठ भी जाएंगे, या परसों पता चल जाएगा। अब देर तो रही नहीं है कुछ। सही है। अच्छा इरशाद साहब, लेकिन सवाल ये है KP को इन्होंने फोकस किया, बज़ाहिर समझ आती है वहाँ पे जो हुकूमती मशीनरी है, इंतज़ामिया है, इनकी हुकूमत होने की वजह से इनके मातहत और उस तरह की रुकावटों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा शायद, जैसा कि पंजाब में करना पड़ सकता है। लेकिन अब 20 लाख लोगों का जो दावा है ये तो हकीकी तौर पे आप समझते हैं कि इनको इस्लामाबाद लाना और फिर बिना इंतज़ामात के इनको ठहराना, ये इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है, या फिर वो रिवायती तौर पे चंद हज़ार लोग होंगे उन्हीं को 20 लाख गर्दाना जाएगा, जिस तरह किसी ज़माने में ताहिरुल कादरी साहब मिलियन मार्च कहते थे चंद हज़ार लोगों को? देखिए, सियासी जमातों के जो दावे होते हैं ना, उसको हमेशा फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। अगर इस्लामाबाद में 2 लाख लोग, 3 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन सकते हैं इंतज़ामिया के लिए, शहर के लिए। ताहिरुल कादरी साहब के जो लोग थे, जो पहला उन्होंने मार्च किया था, वो 20-25 हज़ार लोग थे, लेकिन आपको पता है कि हुकूमत को एक मुआहदा करना पड़ा था। इस तरह काजी हुसैन अहमद साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में एक मार्च किया था और इस्लामाबाद पर हल्ला बोला था, धरना दिया था। आपको मालूम है कि उसका फिर क्या नतीजा निकला था। तो
असल में वो 2 लाख लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उनको 20 लाख भी कह सकते हैं और 50 लाख भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा ये जो इरशाद साहब आपने बात की कि अब इनकी हिकमत अमली क्या होगी अगर हुकूमत कोई ऑपरेशन करती है, इंतज़ामिया हरकत में आती है, तो इनकी ये तो अभी क्लियर नहीं है, खुदा न खास्ता तसादुम हो। बाज़ लोगों का ये कहना है कि खान साहब जो हैं अब वो चाहते ही यही हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जिससे वो लोगों की हमदर्दी मज़ीद समेट सकें, क्योंकि अगर हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले करने की ठान ली है और हुकूमत चलती है तो फिर खान साहब का ये बयानिया विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं इसका असर ज़ाइल होता जाएगा। आप क्या समझते हैं? मेरा ख़्याल है कोई आसान नहीं है, अगरचे ज़रदारी साहब इसरार कर रहे हैं और आज मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद ख़बरें भी यही चली हैं कि अब मुश्किल फ़ैसले किए जाएंगे, लेकिन ये कोई आसान नहीं है किसी सियासी जमात के लिए, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए जिसके कायद नवाज शरीफ साहब हमेशा जो अवाम की और वोटर की पल्स को बड़ी अहमियत देते हैं। उनको एक तजर्बा है कि अगर हम इस तरह के मुश्किल फ़ैसले करें जिसके नतीजे में हमारी सियासत मुतासर होती है बुरे तरीके से, तो वो इस तरह के फ़ैसले नहीं करने चाहिए। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल इमरान खान साहब ने पैदा कर दी है, मुश्किल फ़ैसले करना भी आसान नहीं है और ना करना भी आसान नहीं है। अगर मुश्किल फ़ैसले करते हैं तो उसके जो है मुज़मरात हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे, उसके नतायज हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे, और नहीं करते तो उसके नतायज भी हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे। दोनों सूरतों में इमरान खान या तहरीक इंसाफ विन विन पोजीशन में है। अगर वो मुश्किल फ़ैसले करते हैं और उसके बाद उसके मनफी असरात होते हैं तो खान साहब तो कह सकेंगे कि ये तो मेरे खिलाफ इस तरह की मुहिम जोई कर रहे थे, देख लें। ठीक है इरशाद साहब, गुफ्तगू का यहीं से हम जारी रखेंगे। हमें अमीर मकाम साहब ने ज्वाइन किया है, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब आपके वक्त का। अमीर मकाम साहब, तब KP को फोकस किया है खान साहब ने, वहाँ उनकी हुकूमत है, ज़ाहिर है इंतज़ामिया मशीनरी उनके मातहत है, उनकी जमात के। लेकिन सवाल ये है कि आपकी हिकमत अमली क्या है? क्या आप उन्हें रोकेंगे? और अगर वो KP से बहुत बड़ी तादाद में लोग लेकर निकलते हैं तो कैसे आप रोक पाएंगे? नहीं, मतलब है कि सबसे पहले तो जो आपने बात की इंतहाई काबिल मुजम्मत बात है, और जिस तरह उन्होंने KPK को टारगेट किया और तमाम KPK सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है, तमाम KPK की मशीनरी को या कि अवाम की को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक साजिश और मुल्क में इंतशार पिलाने के लिए, बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की नीयत का तो ये पता लग रहा है, अगर इंतखाबात की डिमांड में ये मुखलिस था कि मुल्क में इंतखाबात हो जाए और ये समझिया आगे नहीं जाने चाहिए, तो उसको वही KP की असम्बली में जब उसके कमीशन है और दुकान खुली हुई है और वो चल रहा है तो उसको तो कहता है कि ये कंटिन्यू करेगा, ये डिजॉल्व नहीं करता हूँ। पहले जब पंजाब उसके साथ था तो उस टाइम भी कहते हैं कि बोझदार चलता रहे, उसको डिजॉल्व नहीं करता हूँ। तो उसकी एक ये बात इस लॉन्ग मार्च से पहले जो मैं बात करता हूँ कि उसकी नीयत का ये अंदाजा लग रहा है, अगर हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म में और आपके साथ हुक्मरानी करते लूट मार के लिए, लोग पार्लियामेंट में होते हैं वही अपनी बात करते, फिर तो ठीक है। अगर ये बात नहीं है तो फिर तो सबके लिए एक फार्मूला होना चाहिए था, KP गवर्नमेंट के लिए, पंजाब के लिए जब उसके साथ था। तो ये तो उसकी नीयत था और वही सब कुछ सामने है कि उसका एजेंडा क्या है, सोच फिक्र क्या है। अमीर मुकाम साहब कता कलामी माफ, उनकी सोच या नीयत जो भी हो, अब वो आ रहे हैं इस्लामाबाद, अगर वो 1-2 लाख लोग लेके इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो आप उनको शहर में दाखिल होने देंगे, धरना देने देंगे या नहीं? हुकूमत ने फैसला किया हम शेर को यरगमाल नहीं होने देंगे। हमें उसकी वही पिछली वाली 14 वाली सब कुछ याद है कि किस तरह है डी चौक में बैठ गए और कितनी मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया, पूरी पाकिस्तान को मफलूज करके रख दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि
किस तरह जो मामलात हैं वो गंभीर हो चुके हैं और बेयकीनी बढ़ गई है। हालिया अगर मौशी चैलेंजेस की हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि शरह सूद में जिस तरह इजाफा कर दिया गया, डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, अब हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कर भी लेती है, लेकिन जो मुल्क में अगर ये भौचाल रहेगा, लोग सड़कों पर रहेंगे, तो अवाम को फिर उससे क्या मिलेगा। पंजाब की हालत आपके सामने है। वज़ीर आला साहब जो हैं वो हैं तो सही, लेकिन उनकी काबीना नहीं है, गवर्नर साहब नहीं है, मामला अदालत में है, चीफ सेक्रेटरी से तलब किया गया है। इस भौचाल का हल और क्या हो सकता है इलेक्शन के अलावा, अगर बज़िद हैं इलेक्शन नहीं कराना? देखिए, मैं पहले बात कर रहा था कि अगर हुकूमत सख्ती करती है, लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करती है, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा सख्ती और सख्त इक़दामात और पुलिस गर्दी और इस तरह की पाबंदियों का फ़ायदा अपोजिशन को होता है, हुकूमत को कभी भी नहीं होता। अब भी अगर ऐसा होगा, अभी इतलात गश्त कर रही हैं कि जनाब शेख रशीद साहब की लाल हवेली के बाहर कोई पुलिस की गाड़ियां पहुंची हैं। शेख साहब कह रहे हैं कि मैं तो तैयार बैठा हूँ, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना। ये चीज़ें ऐसी हुकूमत को जो तजर्बाकार है, दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो 6-6, 5-5 दफ़ा इक़्तिदार में आ चुकी हैं, उन तजर्बात से सबक हासिल करना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो इसका सिर्फ ये नुकसान नहीं होगा कि इमरान ख़ान की मकबूलियत बढ़ेगी या उनकी पार्टी का जोश व जज्बा बढ़ेगा, बल्कि ये बेयकीनी की फ़ज़ा में इजाफ़ा होगा और बेयकीनी के नतीजे में माशी हालत मज़ीद कमज़ोर होगी। आप फ़ैसले कर भी लेंगे और उसका कोई आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। एक तो पहलू ये है। दूसरा ये है कि ये जो आपने 1 महीना यानी तकरीबन 6 हफ़्ते आपने ज़ाय कर दिए, इसका भी तो बोझ आपको उठाना होगा और इसके जो मुज़मरात हैं, नतायज हैं, वो भी आपको भुगतने होंगे। तो मेरा ख़्याल है बेहतर यही है कि सख्त फ़ैसले अगर आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन उनके नतायज भुगतने की बजाय आप इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। इसका आपको फ़ायदा होगा। जो वक्त गुज़रता जाएगा, अगर ज़रदारी साहब आपको ये पट्टी पढ़ा रहे हैं या कोई और आपको ये पट्टी पढ़ा रहा है कि सख्त फ़ैसलों के बाद आप मुद्दत पूरी कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून का कोई फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आपके जो नैरेटिव था, 2 नैरेटिव थे, एक वोट को इज़्ज़त दो का नैरेटिव था, दूसरा महंगाई का नैरेटिव था। दोनों को आप नुकसान पहुंचा चुके हैं। और मज़ीद नैरेटिव की बात कर रहे हैं, वो नैरेटिव मुस्लिम लीग नून के तो नैरेटिव अब बदल चुके हैं ना। मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव तो अब बदल चुके हैं। वोट को इज़्ज़त दो भी जो है वो अब वैसा नहीं रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब आप जो मामलात हैं, आप अगले इलेक्शन में क्या नैरेटिव लेकर जाएंगे, क्योंकि आपकी अगर ये सख्त फ़ैसले करते हैं उसके जो नतायज हैं वो आपको भुगतने होंगे। और वो जो एक तजर्बाकारी का एक नैरेटिव था या आपकी गवर्नेंस का नैरेटिव था, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन का नैरेटिव था, वो भी इन 6 हफ्तों में ख़त्म हो गया है। और जो वक्त गुज़रता जाएगा, इसलिए कि ये जो महंगाई है, ये जो तेल की शार्टेज है, फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए कि यूक्रेन की जंग और उसके अलावा कोरोना के जो नतायज हैं, मनफी असरात हैं, वो अभी ख़त्म नहीं हो गए, वो चलेंगे साथ के साथ। तो एक तो आपने गलती की कि इमरान ख़ान की पूरी जो मलबा था 3.5 साल का, वो अपने ऊपर गिरा लिया, इसका तो आपको इदराक है। लेकिन अब मज़ीद जो आलमी महंगाई के असरात हैं या जो दूसरे मामलात हैं, उनका मलबा भी आप अपनी सियासत पर, अपने आप पर गिराना चाहते हैं। जिस शख्स ने भी वो भी आपको ये मशवरा दे रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके हक़ में है। फ्रेश मैंडेट में ये होगा कि आपकी हुकूमत है या किसी और की होगी, वो जो आप वोट लेकर आएंगे, उनकी एक नई ताईद व हिमायत आपको हासिल होगी, नया जोश व जज्बा होगा और फिर आप मार्केट को ये पता होगा कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतने ही, इजाज़त दीजिए।